नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में अपन देखेंगे 3 जून यानी कि आज के मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 आ के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। दिसंबर 2022 में 86वें संविधान संशोधन के तहत शैक्षणिक विस्तार में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे? तो दोस्तों, उस्ताद अल्लाह रखा खान मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध तबला वादक थे। उस्ताद अल्लाह रखा खान कुरैशी अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय हैं। वह एक भारतीय तबला वादक थे जिन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशिष्ट स्थान प्रदान था। उन्हें 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, बायोफोर्टिफिकेशन मेथड किसके लिए उपयोग की जाती है? तो दोस्तों, यह कृषि के क्षेत्र में उपयोग की जाती है। बायोफर्टिफिकेशन एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा विटामिन, जिंक, आयरन आदि पोषक तत्वों को मूल फसलें उगाते समय ही उनकी जड़ों में जोड़ दिया जाता है, जो कि मिट्टी से अधिक मात्रा में आयरन और जिंक जैसे आवश्यक तत्व या खनिज ग्रहण कर सकते हैं। अगला प्रश्न था, जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? तो दोस्तों, जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, और जीएनपी का मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स। साथ ही एक होता है एनएनपी, जिसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या नेट नेशनल प्रोडक्ट भी कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश में शाहजहां ने कहां पर शासन किया था? तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शाहजहां ने शासन किया था। बुरहानपुर को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह क्षेत्र लंबे समय तक मुगल राजा शाहजहां के शासन के अधीन था, जो मुगल वास्तुकला के कुछ बेहद खूबसूरत उदाहरण में से एक है। ताप्ती नदी के तट पर 1400 सन में स्थापित ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, मुगल साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? तो दोस्तों, निरंतर युद्ध के कारण वित्तीय कठिनाइयां मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। औरंगजेब की धार्मिक और डेक्कन नीतियां, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का राजा था। याद रखिएगा। मुगल साम्राज्य की अवधि 1526 में, जो कि बाबर के सिंहासन पर बैठने के साथ ही शुरू हुई थी, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ लगभग समाप्त हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु के लगभग 50 वर्षों के भीतर ही मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया था। अगला प्रश्न था, अलीबाबा कंपनी किस देश की कंपनी है? तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, अलीबाबा एक चीनी कंपनी है जो कि ई कॉमर्स की कंपनी है। अलीबाबा एक चीनी ई कॉमर्स कंपनी है जो कि रिटेलर या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करती है। इसके संस्थापक जैक मा हैं और यह चाइनीज व्यवसायी हैं। इन्होंने इस कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1999 में चीन में ही की थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रति वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। वर्ष 1984 में भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न था, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति पर जागरूकता वेधशाला कहां पर स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों, यह उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थित एक जागरूकता वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। गढ़वाल दोस्तों उत्तराखंड में एक जिला है। वेधशाला की स्थापना बेंगलुरु में स्थित अंतरिक्ष क्षेत्र के दिगंतारा द्वारा की जाएगी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन नहीं है निम्नलिखित में से? तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल 5 स्थायी सदस्य हैं, और ऑप्शन में जापान दिया था जो कि स्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य के नाम है रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन एवं अमेरिका। याद रखिएगा।
अगला प्रश्न था नायनमार की महिला संत कौन थी? तो दोस्तों इनका नाम था कराईकल अमेयर, याद रखिएगा। नयनमर एक शिव भक्तों का समूह कहलाता था, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों बाणसागर बांध सोन नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। अगला प्रश्न था शक्तिकांत दास किससे संबंधित है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। सही उत्तर था भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर। शक्तिकांत दास ने भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में 12 दिसंबर 2018 को पदभार संभाला था। अगला प्रश्न था भारत में सबसे अधिक हाथी किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों पेरियार अभ्यारण्य जो कि केरल में स्थित है, यहां सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है, जो कि एशियाई हाथियों के झुंड के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न था नरेंद्र कृष्ण करमारकर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों इन्होंने करमारकर एल्गोरिथम दी थी। नरेंद्र कृष्ण करमारकर एक भारतीय गणितज्ञ थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न था ग्रेमी पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों यह नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग एंड आर्ट्स एंड साइंस द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था भारत में सर्वाधिक सदाबहार वन क्षेत्र कहां पाए जाते हैं? तो दोस्तों यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो दोस्तों लगभग पटवारी के हर दूसरी शिफ्ट में और वनरक्षक में भी अभी तक लगभग 3 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहयोगी होता है। यह प्रश्न इस तरह से ही पूछा जाता है कि रक्त स्कंदन में कौन सहयोगी होता है? तो याद रखिएगा विटामिन के। अगला प्रश्न था नींबू में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो दोस्तों सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। अगला प्रश्न था कौन सी नोबेल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों रेडॉन गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था हड्डियों और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? तो दोस्तों टेंडन द्वारा जुड़ी होती हैं हड्डियां और मांसपेशियां आपस में। अगला प्रश्न था परमाणु के केंद्र में क्या होता है? तो दोस्तों परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहां हुआ था? तो आप सभी जानते होंगे भावरा, जिसका नया नाम चंद्रशेखर आजाद नगर रख दिया गया है। भावरा जो कि अलीराजपुर जिले में आता है। अलीराजपुर जिले की तहसील भावरा लोकप्रिय क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से? दोस्तों यह भी पटवारी में पूछा गया था प्रश्न, और आप सभी जानते होंगे झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है। झूलन गोस्वामी एक ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो भारतीय राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम में खेलती हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था सप्तमणि मंदिर मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? तो दोस्तों सप्तमणि मंदिर शिवपुरी में स्थित है। अगला प्रश्न था राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था राष्ट्रीय बजट कौन पेश करता है? तो दोस्तों वित्त मंत्री राष्ट्रीय बजट पेश करती हैं, और अगर पूछा जाए कहां करती हैं तो याद रखिएगा लोकसभा में करती हैं। और वर्तमान भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों यह 1920 में हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न आया था इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि खंडवा जिले के पुनासा नामक क्षेत्र में स्थित है। इंदिरा सागर बांध अपने जल भराव क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा बांध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था मध्य प्रदेश में वाटर पार्क कहां स्थित है? तो दोस्तों सॉरी, यह इस तरह से प्रश्न नहीं होगा। मध्य प्रदेश की वाटर प्लस सिटी कौन सी है पूछा गया होगा। तो आप सभी जानते होंगे मध्य प्रदेश की इंदौर सिटी देश की पहली वाटर प्लस सिटी है, याद रखिएगा। और अगर राज्य का पूछा जाए तो याद रखिएगा गोवा राज्य देश का पहला वाटर प्लस राज्य है। अगला प्रश्न आया था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो दोस्तों 1608 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई थी और 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर, जहाज का नाम याद रखिएगा, हेक्टर को लाने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान कर दिया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत का शासक मुगल बादशाह अकबर था।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना भारत के सूरत में 11 जनवरी 1613 में खोला था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था रॉक शेल्टर कहाँ है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे भीमबेटका जो कि रायसेन जिले में है, यहाँ रॉक शेल्टर है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका का रॉक शेल्टर 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो दोस्तों चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला प्रश्न था लोहे के शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे क्रशिंग कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में क्या अंतर आता है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होता जाता है। अगला प्रश्न था लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्लीहा को रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न था मूंगफली में टिक्का रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों यह कवक यानी कि फंगस के द्वारा होने वाला एक रोग है मूंगफली में। अगला प्रश्न था एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों प्रोटिस्टा जगत एक कोशिकीय जीव है जिसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो आप सभी जानते होंगे सीस्मोग्राफ में भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तरंग मापने के लिए मात्रक या इकाई के रूप में रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है और उपकरण सीस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। भूकंप के अध्ययन को सीस्मोलॉजी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो दोस्तों ऊर्जा का मात्रक जूल होता है MKI पद्धति में, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो दोस्तों बैरोमीटर जिससे आर्द्रता मापी जाती है इसकी खोज इवान गैलिस्टा टोरिसेली ने की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था MRI का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों MRI का पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था भरत मुनि के अनुसार रस के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों भरत मुनि के अनुसार रस के 9 भेद होते हैं, याद रखिएगा। साथ ही अगर स्थायी भाव की बात की जाए तो भरत मुनि के अनुसार कुल 8 स्थायी भाव होते हैं। अगला प्रश्न था लेड पेंसिल में किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों मैंने अपनी प्रैक्टिस सेट वाली क्लास में पहला ही प्रश्न ये कराया था और आप सभी जानते होंगे ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है लेड पेंसिल या जिसे सीसा पेंसिल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न था दूषित पानी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो दोस्तों हैजा, टाइफाइड एवं डायरिया दूषित पानी पीने से होने वाली बीमारी है। और दोस्तों यह भी पटवारी में कई बार रिपीट हुआ था। दोस्तों MP पटवारी 2023 में आए हुए सभी GK GS एवं साइंस के प्रश्नों की एक मैंने वीडियो क्लास बनाकर जिसका फर्स्ट पार्ट आज सुबह अथर्व एकेडमी चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसे आप जरूर देखिएगा। और इसका सेकंड पार्ट जिसमें पटवारी के एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्नों को मैंने डिस्कस किया है, तो इसे आप एक बार जरूर देखिएगा। वन रक्षक के पेपर में लगातार पटवारी में आए हुए प्रश्न रिपीट देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न आया था मेलानिन कैंसर किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों मेलानिन कैंसर स्किन कैंसर को कहा जाता है जो कि शरीर में त्वचा को प्रभावित करता है और यह अल्ट्रावायलेट रेज द्वारा होता है, याद रखिएगा, पराबैंगनी विकिरण द्वारा। अगला प्रश्न था पेड़ में मुख्य जड़ के अलावा जो जड़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे अपस्थानिक मूल कहा जाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे वह प्रश्न जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिल सके हैं। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश पटवारी में आए हुए प्रश्नों की जो मैंने क्लास आज सुबह अपलोड की है उसे भी आप एक बार जाकर जरूर देखिएगा। उसमें आपको काफी प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जो वन रक्षक के एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहे हैं और काफी मैक्सिमम टॉपिक ऐसे हैं जिन टॉपिक से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और उसी वीडियो का सेकंड पार्ट जिसमें मैंने कंप्लीट कर दिए हैं सारे प्रश्न, कल सुबह 7 बजे मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।